अध्याय 2। पुलिस जांच, गिरफ्तारी और विशेष न्यायालय। नाथूराम गोडसे ने घटनास्थल पर खुद को अधिकारियों के सामने पेश कर दिया था। उसी रात जांच पड़ताल भी शुरू हो गई थी। लोगों ने नाथूराम के नाम के बारे में बेतुके अनुमान लगाने भी शुरू कर दिए थे। शरणार्थी ये सोचकर बेचैन थे कि गांधी जी का हत्यारा उनमें से भी एक हो सकता था। लेकिन बाद में जब नाथूराम का नाम सामने आया और ये स्पष्ट हो गया कि वो न तो पंजाबी था, न बंगाली, न सिंधी, और यहां तक कि शरणार्थी भी नहीं था। अमृतसर, अंबाला, कलकत्ता, कानपुर आदि शहरों में खुलकर खुशी व्यक्त की गई। दिगंबर रामचंद्र बड़गे को 31 दिसंबर 1948 को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें बॉम्बे पुलिस की कमान में लाया गया था। निवारक निरोध कानूनों के तहत देश भर में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे। सावरकर भी उनमें से एक थे। फिर जाहिर तौर पर सावरकर से संबंधित अध्याय में उद्धृत कारणों के लिए सावरकर की गिरफ्तारी को निवारक हिरासत अधिनियम से स्थानांतरित करके उन पर गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाना आसान था। गांधी जी के वध से 10 दिन पहले मदनलाल पाहवा को 20 जनवरी के बम विस्फोट के समय गिरफ्तार किया जा चुका था। इससे जुड़ी जांच में जो जानकारी दी गई थी, उस जानकारी में मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं था। सोमवार की सुबह यानी 2 फरवरी 1948 को जब मैंने यानी कि गोपाल गोडसे ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और घर से निकला, तो मैंने उसे किसी भी समय गिरफ्तार होने की आशंका का अंदाजा दे दिया था। उस समय मैंने पुणे के एक उपनगर खड़की में अपना निवास स्थान बना लिया था। 5 फरवरी 1948 को मैं खड़की से कामशेत के लिए रवाना हुआ। मैं कामशेत पर उतरकर उकसान के लिए आगे बढ़ा, जो कामशेत से 10 मील की दूरी पर था। कामशेत से अभी मैं आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा था जब मैंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। उन्होंने मुझे अपनी पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया। 6 फरवरी 1948 को बंबई में बड़गे के नौकर शंकर किस्तैया ने आपराधिक जांच विभाग में प्रवेश किया। आखिर में गिरफ्तार होने वालों में नाना आप्टे और करकरे थे। उन्हें पुलिस ने 3 और 14 फरवरी 1948 को मुंबई, जो उस वक्त बॉम्बे कहलाता था, में गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर परचूरे डी को ग्वालियर में गिरफ्तार कर लिया गया था और ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। 25 मई 1948 को हम सभी को आपराधिक जांच विभाग के कार्यालय में रखा गया था। सावरकर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वे अगले दिन उन्हें दिल्ली ले आए, यानी 26 मई 1948 को आर्थर हाईवे जेल में। 27 मई 1948 को हमें लाल किले की एक विशेष जेल के प्रवेश द्वार पर ले जाया गया और वहीं सावरकर और डॉक्टर परचूरे सहित हम सभी मिले। दिगंबर बड़गे अगली तारीख से पहले ही सरकारी गवाह बन चुके थे। उसके बाद फिर उन्हें कभी भी अदालत नहीं बुलाया गया। 1947 में बॉम्बे विधानमंडल ने एक कानून पारित किया, जिसे बॉम्बे पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें विशेष न्यायालय की नियुक्ति, एकल न्यायाधीश की नियुक्ति, साक्ष्य जांच करने के अधिकार, पारंपरिक प्रक्रिया को आवश्यकता पड़ने पर छोड़ देना, वर्कशीट चार्ज और चार्ज, मौत की सजा जारी करने के लिए या सदा के लिए निर्वासन, हत्या के प्रयास के लिए, बाहर ले जाने के लिए बिना देरी के प्रसंस्करण, साथ ही साथ अपील की अवधि को 60 से 15 दिनों तक कर देने जैसे प्रावधान थे। यह प्रक्रिया इस हद तक थी कि 1948 में यह अधिनियम केवल दिल्ली प्रांत में लागू था। एकांत के उदासी और निरस वातावरण से हम न्यायालय के खुले वातावरण में पहुंचे। वहां 27 मई 1948 की सुबह 9:30 बजे थे। अदालत का वातावरण स्फूर्तिजन्य था। अदालत कक्ष का दालान इमारत की पहली मंजिल पर था, जो लगभग 100 फीट लंबा और 22 फीट चौड़ा था और पहली मंजिल पर था।
गांधी हत्याकांड का मामला उतना ही महत्वपूर्ण और गंभीर बन गया था जितनी कि घटना अपने रूप में गंभीर थी। उसके महत्वपूर्ण होने के कई कारणों में से एक कारण यह भी था कि सरकार ने इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर लगाया था। सावरकर, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भारत के अंदर और देश के बाहर भी गुप्त संस्थाओं का संगठन किया था, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अतुल्य पीड़ा उत्पीड़न को सहा था और इस प्रयास में असह्य शारीरिक और मानसिक यातनाएं सही थीं। वे सावरकर, जिन्होंने हिंदुओं में एक हिंदू राष्ट्र के सम्मान, राजनीतिक दर्शन के प्रचार व प्रसार का प्रस्ताव रखा था। 10 बजने से 1 मिनट पहले कोर्ट के सचिव ने न्यायाधीश के आने की घोषणा की। फोटो खींचने वालों ने अपने कैमरे जज पर केंद्रित कर दिए थे और आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी कमरे में चमक उठी और एक के बाद एक तस्वीरें खींची गईं। श्री सी के दफ्तरी खड़े हुए जज को सलाम किया, आरोपी के विरुद्ध तैयार की गई चार्जशीट को पढ़ा और चार्जशीट न्यायालय को पेश की गई। 2 जून 1948 को अदालत ने गवाहों के बयानों को एकत्र कर बचाव पक्ष के वकीलों को सौंप दिया। 3 जून 1948 को फिर से अदालत की बैठक होनी थी। अदालत से वापस आने के बाद हमें अपना सामान बांधना था। जैसा कि पहले तय किया गया था, अभियोजन के कार्यालय ने श्री अन्नाराव भोपटकर को गवाहों के बयानों की एक प्रति प्रदान की। भले ही श्री भोपटकर ने सावरकर की वकालत की, उन्हें बचाव के सामान्य अभिविन्यास का कार्य सौंपा गया था। श्री गणपत राय, श्री जमनादास मेहता एवं अन्य वकील सावरकर के बचाव पक्ष में तो बोल ही रहे थे, इसके अलावा वे बाकी अभियुक्तों की सहायता का काम भी कर रहे थे। 22 जून 1948 को अदालत ने हम अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए। न्यायाधीश ने हम में से हर एक से पूछा कि हम पर लगाए गए आरोपों को हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। मदनलाल ने उन पर लगे आरोपों का खंडन एक लिखित बयान के रूप में किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं इस बात से इनकार करता हूं कि महात्मा गांधी को नुकसान पहुंचाने की मैंने कभी कोई साजिश की या उक्त षड्यंत्र में मैं शामिल था। 20 जनवरी 1948 की घटना केवल ये दिखाने के लिए की गई थी कि गांधी जी की मुस्लिम समर्थक नीतियों और मुसलमानों की स्थिति का गांधी जी के द्वारा समर्थन के कारण देश में कितना असंतोष है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने आरोपों से इनकार करते हुए डॉक्टर परचूरे ने दावा किया कि वे ग्वालियर निवासी हैं और अभी ग्वालियर राज्य भारत की केंद्र सरकार में शामिल नहीं हुआ है और सरकार ने डॉक्टर परचूरे को हिरासत में लेने से पहले उनके खिलाफ कोई प्रत्यर्पण आदेश भी जारी नहीं किया था। ग्वालियर प्रशासन से उन्होंने कोई अनुमति भी नहीं ली। सार्वजनिक मंत्रालय के प्रमुख श्री सी के दफ्तरी ने दिन के अंत में गांधी हत्याकांड का मामला शुरू करते हुए अदालत से घटनास्थल का दौरा करने की अनुमति मांगी। नाथूराम ने मना कर दिया। आप्टे, करकरे, मदनलाल और गोपाल यानी कि स्वयं में हमने भी उस स्थान पर जाने की हमारी इच्छा का संकेत दिया, जबकि शंकर किस्तैया, डॉक्टर परचूरे और सावरकर ने घटनास्थल पर जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। घटनास्थल का दौरा 24 जून 1948 की सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया था। हम जगह का अवलोकन इस दृष्टि से कर रहे थे कि हमारे खिलाफ अभियोजक यदि कोई आरोप साबित करने का प्रयास करे तो हम अपने बचाव में जवाब दे सकें, पर हमें घटनास्थल पर ले जाना हमारे लिए एक बहुत ही मामूली सी सहायता थी। अधिवक्ता और वकील हमसे कहीं ज्यादा सक्षम थे। उन्होंने सोचा, चूंकि हम शायद षड्यंत्र में शामिल हैं तो घटना की पृष्ठभूमि से हम घनिष्ठ रूप से जुड़े होंगे। लेकिन जैसे ही घटनास्थल हमारी आंखों के सामने आया, हमारे मन मस्तिष्क पर उस घटना की कल्पना और स्थल हावी हो गया था। यह यानी कि गांधी हत्याकांड
समय का एक ऐसा बिंदु था जिस पर भारतीय इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया, क्योंकि उस बिंदु पर इतने दशकों से देश के राजनीतिक जीवन पर हावी एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। वो स्थल एक ऐसी जगह थी जहां शांति प्रिय लोग जान जोखिम में डालकर आना पसंद करते थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां मुस्लिम हिंदू इकाई की झूठी धारणाओं के परिणाम स्वरूप समाज खून से लथपथ था और लोग अपने खुले घाव और हृदय के गहरे दर्द को गांधी जी को दिखाने आते थे, ताकि वे विभाजन पीड़ितों की हजारों भयानक कहानियां उन्हें सुना सकें, जहां उन्हें उम्मीद थी कि उनके घावों से बहते खून की असहनीय पीड़ा की आवाज को कोई दुनिया तक पहुंचा पाएगा। लेकिन उसी जगह ऐसे लोग भी थे जो स्वार्थी या चापलूस थे और गांधी जी के आसपास रहकर उन्हें विश्वास दिलाते थे कि उनकी अहिंसा की राजनीति पूरी तरह से सफल हो रही है और ये कि उस राजनीतिक क्रांति में एक बूंद भी खून नहीं बहाया गया है। यही वो जगह थी जहां गांधी जी ने मौलाना आजाद से कहा था कि पाकिस्तान के जो शरणार्थी भारत आए हैं और जो उन मुसलमानों के घर रह रहे हैं जो देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उन्हें भारत के हवाले किया जाना चाहिए और उनके भारत वापस आने पर उन मुसलमान परिवारों से मिलकर उनकी संपत्ति वापस लौटानी चाहिए। इसी मुद्दे और स्थिति पर गांधी जी ने अनशन कर पाकिस्तान को 55 करोड़ के भुगतान को रोकने के अपने निर्णय को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। निष्कर्षतः इस स्थिति में गांधी जी की राजनीतिक विरोधी नीतियां सामने उभर कर आईं और आने वाले वर्षों में अपनी तुच्छ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों को सफल बनाने के लिए हिंदुओं का आसानी से प्रयोग किया गया। जैसे ही हमने घटनास्थल देखा, इतिहास फिर हमारी आंखों के सामने आ गया। अभी हाल ही में जो अतीत दिखाया गया था वो उतना स्पष्ट और शांत नहीं था जितना कि प्रस्तुत किया गया था। हमने महसूस किया कि माहौल मानो शहीदों के खून से लथपथ था, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। उन निर्दोष लोगों का लहू भी था जो देश के विभाजन के समय अमानवीय अत्याचारों का शिकार हुए, और ये भी महसूस हुआ कि गांधी जी की मृत्यु ने उस भयावह माहौल को और भी रक्त रंजित कर दिया था। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर वहां का वातावरण भयावहता के चरमोत्कर्ष पर था, मानो खून का प्यासा सा। मुझे लगता है कि ये जो खून बहा वो चिर प्रतीक्षित राष्ट्रीय स्वतंत्रता को पाने का भुगतान था। उनकी जो हत्या हुई थी उसका भुगतान हम आरोपियों के जीवन के बलिदान की मांग से संभावित था। चाहे वे ये कहते रहें कि इस स्वराज की प्राप्ति अहिंसा से हुई है और रक्तपात नहीं हुआ, ऐसा मानकर हमने अनिच्छा से हिंदुओं का अपमान किया, और दुख की बात है कि ये हिसाब भी नहीं दिया कि कितने लाख हिंदुओं का स्वतंत्रता प्राप्ति में खून बहा है। वास्तव में हम लालची और स्वार्थी राजनेताओं और उनके चापलूसों के दिन ब दिन झूठ बोलने के बहकावे में आ गए थे। मुकदमा शुरू हुआ और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष का इरादा साजिश के संभावित दिनों की अवधि के दौरान अभियुक्तों का आपस में संबंध स्थापित करना था। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे हिंदू राष्ट्र अखबार के क्रमशः संपादक और सीईओ थे। ये विवरण यानी डेटा निर्विवाद था। अभियोजन पक्ष ने प्रमाणित किया कि उन्होंने बंबई, ग्वालियर और दिल्ली की यात्रा साथ ही की थी। फिर उन्होंने नाथूराम के 27 जनवरी 1948 और 20 जनवरी 1948 के बीच नई दिल्ली स्थित होटल मरीना में ठहरने का विवरण दिया, और फिर 29-30 जनवरी 1948 को दिल्ली जंक्शन के रेलवे स्टेशन के डिब्बे में ठहरने के बारे में बताया। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि करकरे, मैं यानी गोपाल गोडसे,
मदनलाल पाहवा, दिगंबर बैज और शंकर केस्तैया ने 20 जनवरी 1948 को मरीना होटल में मुलाकात की थी, लेकिन इस आरोप को सिद्ध करने के लिए उनके पास मुखबिर दिगंबर बड़गे के अलावा कोई सबूत नहीं था। होटल मरीना का एक गवाह, जहां नाथूराम और आप्टे रुके थे, उनकी उपस्थिति दिखाने के लिए बनावटी सूची लेकर आया था। एक टैक्सी ड्राइवर ने हमें, यानी नाथूराम गोडसे, मुझे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे और शंकर केस्तैया को 20 जनवरी 1948 की दोपहर बिड़ला हाउस ले जाने और हम 3 साथियों को कनॉट प्लेस वापस लाने की गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कुछ गवाह पेश किए कि डॉक्टर परचूरे मूल रूप से ब्रिटिश भारत के थे, अर्थात वो क्षेत्र जिस पर राजाओं का शासन नहीं था। अभियोजन पक्ष ये साबित करना चाहता था कि चूंकि डॉक्टर परचूरे ब्रिटिश भारत से थे, इसलिए उन्हें प्रत्यर्पण आदेश की आवश्यकता नहीं थी। एक और बात भी थी, ग्वालियर राज्य में आर्म्स एक्ट था। ये साबित होने पर कि डॉक्टर परचूरे ग्वालियर से आए थे, डॉक्टर परचूरे पर एक्ट ऑफ आर्म्स अधिनियम के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। ये साबित करने के लिए कि 20 जनवरी 1948 के बाद भी षड्यंत्रकारी तब तक मिलते रहे जब तक 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नहीं हो गई, अभियोजन पक्ष ठाणे से एक गवाह लाया जिसने कहा कि इन 10 दिनों में मेरी नाथूराम गोडसे से और नारायण आप्टे और करकरे के बीच एक मुलाकात और बैठक हुई थी। एक साधारण सी बैठक किसी षड्यंत्र के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं कर सकती थी। वीर सावरकर के खिलाफ सबूत और सावरकर द्वारा इनका खंडन बाद में किया गया है। अभियोजन पक्ष ने 149 गवाह पेश किए। उनका साक्ष्य 720 पृष्ठों का था। फिर 8 नवंबर 1948 को अभियुक्तों को अपनी बात कहने की बारी थी। अभियुक्त क्रमांक 1 नहीं, एक युग, नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना चाहता था। श्री सी के दफ्तरी ने लंबा बयान देने पर आपत्ति जताई। विशेष न्यायाधीश ने उस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा, कहो नाथूराम, अपना बयान दो। और फिर नाथूराम गोडसे ने गूंजते शब्दों से शुरुआत की, यदि आप कृपया आपकी महिला